हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन और विकास। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। 2 वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सॉइल के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, और उसके अतिरिक्त सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मृदा संसाधन यानी कि मिट्टी जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, मृदा संसाधन कहलाती है। अब ये मिट्टी क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मिट्टी होती है उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत होती है, जो असंगठित होती है, ढीली होती है, उस असंगठित ऊपरी परत को ही मिट्टी कहते हैं, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने की वजह से होता है, यानी कि डिकम्पोजिशन की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, यानी कि कोई भी जीव जंतु है, वो जब मर के उसमें सड़ते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको सड़ाते हैं, क्रिया करते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें मिट्टी में मिक्स होती जाती हैं। यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है जो ढीली है, उसमें ये मिक्स होती जाती हैं और धीरे धीरे जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती जाती है और एक्चुअल में वो मिट्टी का निर्माण करती है। और उसी मिट्टी में जो वनस्पतियां हैं या जीव जंतु हैं वो निवास करते हैं, और उसी मिट्टी पे ही हमारा जीवन भी निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इस मिट्टी में ही बहुत सारे खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे बालू है, चीका है, जैव पदार्थ जितने पाए जाते हैं, ह्यूमस वगैरह, ये सब मिट्टी में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है कि तापमान परिवर्तन के कारण, बहुत सारे तापमान में जो अंतर होता है उसके कारण अलग तरीके की मिट्टी होती है, वर्षा है, इस तरीके समय के अकॉर्डिंग मिट्टी का निर्माण होता है। इस तरीके से कई सारे तत्व होते हैं जो मिट्टी का निर्माण करते हैं। लेकिन इसी मिट्टी में तापमान परिवर्तन के कारण मिट्टी के जो कण होते हैं वो फैलते और सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से उसमें टूटने की क्रिया होती है, जिसको अपक्षय कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। और उसके बाद से नदी, पवन, हिमानी, सागरीय जल, ये जो एजेंट्स होते हैं इरोजन के, वो इसको टूटी हुई जो शैलें हैं, जो मिट्टियाँ हैं, उसको उन टूटे हुए जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और आपस में ये टकराते जाते हैं। और इसकी वजह से जो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो आपस में ही टकराने की वजह से टूटते फूटते और छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होते जाते हैं, और एक जगह लास्ट में ये जो एजेंट्स होते हैं वो ले जाके इन पत्थर के टुकड़ों को, या जो बालू, चीका जो भी है, जो भी गाद है, या जिसको हम कहते हैं जलोढ़ या हिमोड़, जो भी मलबा होता है, उसका जब एक जगह डिपोजिशन कर देते हैं और उसमें फिर जैविक क्रियाएं होने लगती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से चट्टानों के टूटने फूटने से लेके और लास्ट में इसके जमाव तक, और इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनके रिएक्शन तक, ये पूरी जो मिट्टी बनने की जो क्रिया होती है वो बहुत ही लंबी होती है, बहुत लंबे समय में बनती है। इसलिए हमको इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होगा। अब यहाँ पे दिया गया कि मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी सॉइल के निर्माण में काम आते हैं। सबसे पहले है क्लाइमेट, जलवायु। तो जो भी शैल है, चट्टानों के टूटने से ही हमने पढ़ा कि मिट्टी का निर्माण होता है, तो उस चट्टान पे अपक्षय अपरदन के दर को प्रभावित करते हैं। जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो चट्टानें फैल रही हैं, रात में टेम्परेचर डाउन होने पे सिकुड़ रही हैं, तो इस तरीके से चट्टानों के फैलने सिकुड़ने की वजह से, या वर्षा हो जा रही है इसकी वजह से, तो ये जलवायु जो है वो भी बहुत हद तक अपक्षय अपरदन को प्रभावित करता है और चट्टानों को टूटने फूटने और मिट्टी में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। दूसरा है उच्च आवास। जहाँ भी ऊंची नीची संरचना होती है वहाँ भी मिट्टी के निर्माण
प्रभावित होता है। जैसे अगर कहीं पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ की मिट्टी में जो पतली परतें पाई जाएंगी, कहीं गहरा भाग है तो वहाँ की मिट्टी में जो परतें हैं वो मोटी होंगी। तो इस तरीके से जो संरचना है, उचावच है, रिलीफ फीचर है या टोपोग्राफी है, वो बहुत हद तक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती है कि उसकी परतें कितनी मोटी होंगी। इसके अतिरिक्त जनक शैल यानी जिस चट्टान के टूटने से उस मिट्टी का निर्माण हो रहा है, अगर चट्टान ही नहीं होगी तो टूट फूट की क्रिया नहीं होगी, इरोजन विदरिंग नहीं होगा और मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। इसलिए मिट्टी के निर्माण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंटल रॉक यानी कि जनक शैल, जिससे उस मिट्टी का निर्माण हो रहा है। चौथा है जैविक तत्व ऑर्गेनिज्म, जो भी मिट्टी का निर्माण हो रहा है उसमें कई सारे बैक्टीरिया हैं, कई सारे फंगस है या जो भी जीव हैं वो मिट्टी में रहते हैं। और जैसे कोई जीव जंतु उसमें मरता है या पौधों के जो कुछ अवशेष उसमें रह जाते हैं उसको सड़ा गला के मिट्टी में ह्यूमस के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। और लास्ट में है समय। किसी भी मिट्टी के निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है, तो समय के अकॉर्डिंग अगर मिट्टी को बनने में कम समय लगा है तो वो मैच्योर सॉइल नहीं होगी, यानी कि पूरी तरीके से परिपक्व सॉइल नहीं होगी। और जब वही लंबे समय में मिट्टी बनती है तो उसमें कई सारे जो केमिकल्स होते हैं, गैसें होती हैं, खनिज तत्व होते हैं या जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी पूरी मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। तो ये थे मिट्टी को प्रभावित करने वाले, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले 5 कारक। इसके बाद हम देखते हैं सॉइल टाइप्स। कितने तरह की सॉइल इंडिया में पाई जाती है, स्पेशली हम लोग को इंडिया के बारे में यहाँ पढ़ना है, तो इसलिए हमको यहाँ देखना है कि भारत में कितने तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉइल, सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ऐसी सॉइल जो जल से बनती है, यानी कि बहते हुए पानी से के द्वारा जब भी डिपोजिशन होता है और उससे जो मिट्टी बनती है वो जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल कहलाती है। इस तरह की मिट्टी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पाया जाता है। मैप में हम देख सकते हैं कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का प्रवाह क्षेत्र यहाँ पे है। इस मिट्टी में जो चूने की चट्टानें, इस मिट्टी में चूना और पोटाश की प्रचुरता होती है और कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो इसमें जो भी अपने गंगा यमुना का जो ब्रह्मपुत्र और उधर सिंधु नदी का जो क्षेत्र है मैप में जहाँ हम लोग देख रहे हैं, और ख़ास करके जो पूर्वी तटीय क्षेत्र जहाँ पे जो साउथ की नदियाँ हैं वो अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं, ऐसे क्षेत्रों में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। तो इस ऐसे क्षेत्रों में जहाँ भी एलुवियल सॉइल पाया जाता है वहाँ पे चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन और जो भी अनाज हैं वो उगाए जा सकते हैं। यानी कि ये ऐसी उपजाऊ मिट्टी है जहाँ पे हर तरीके का अनाज उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी विशेषता क्या है कि ये इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाया गया जो मलबा होता है उसके जमाव के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि इसमें गहन कृषि की जा सकती है और गहन कृषि के द्वारा हम अधिक से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण इस मिट्टी के द्वारा हम कर सकते हैं। इसीलिए भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या का वितरण है, सबसे ज़्यादा वितरण जो पाया जाता है वो जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, जो कि मैप में दिखाया गया है कि वो जलोढ़ मिट्टी वाला ही क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो ये इस मिट्टी की विशेषता है कि ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से इसमें अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन हो सकता है, जो अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो पर्वत की तलहटी से लेके और डेल्टा तक जो मिट्टी के कणों का आकार है वो भी चेंज होता जाता है। जैसे पर्वत की तलहटी में मोटे मोटे कण पाए जाते हैं, उसके बाद महीन कणों का जमाव होता है, उसके बाद खादर, बांगर, ये सब जमाव पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृतिका यानी कि सैंड, सिल्ट
सिल्ट और क्ले का जो परसेंटेज है वो अलग अलग होता है और उसी अनुपात के अनुसार जलोढ़ मिट्टी के कई सारे टाइप होते हैं। यहाँ जो ग्राफ दिखाया गया है या जो पिरामिड दिखाया गया है उसमें हम देख सकते हैं ट्रायंगल में कि किस तरीके से परसेंटेज ऑफ क्ले, परसेंटेज ऑफ सिल्ट और परसेंटेज ऑफ सैंड को हम जब देखते हैं कि किस तरीके से बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जा रहा है, तो उसके हिसाब से जलोढ़ मिट्टी के इतने सारे टाइप्स होते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो टाइप्स की होती हैं, एक है बांगर और दूसरा है खादर। अब यहाँ आप देखते हैं जलोढ़ मिट्टी में चार तरह की जो मैदानी क्षेत्र है उसमें चार तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहला है भाबर, जो कि हिमालयन रीजन, यानी कि यहाँ पे हिमालयन रीजन है। हिमालयन रीजन के दक्षिण में जो पर्वत पदीय क्षेत्र है, फुट हिल्स वाला क्षेत्र है, वहाँ पे मोटे मोटे कणों का जमाव होता है। हम पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से मोटे मोटे कणों का जमाव हुआ है। इसको हम कहते हैं भाबर रीजन। इसके अलावा तराई आता है, जहाँ पे महीन कणों का जमाव शुरू हो जाता है, यानी जब नदी मोटे कणों को प्रवाह छोड़ देती है तो महीन कण बचे रह जाते हैं, और जब आगे दक्षिण में और आती है जब नदियाँ, तो वो महीन कणों का जमाव शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से महीन कणों वाले जो मैदान होते हैं जिनको तराई कहते हैं उनका निर्माण होता है। उसके बाद जब नदी और आगे बढ़ती है तो कुछ ऊंचे भाग, कुछ नीचे भाग रह जाते हैं। जो नदी और उसके बेसिन के आसपास रहता है भाग, जो हम लोग मैप में, इसमें पिक्चर में हम लोग ग्रीन कलर से देख रहे हैं, वो खादर कहलाता है। और नदी के से दूर जो ऊंचा वाला क्षेत्र है उसको हम भाबर कहते हैं, उसको हम बांगर कहते हैं। तो इस तरीके से नदी में दो तरीके की मैदान पाए जाते हैं, दो तरीके की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जो मैदानी क्षेत्र होता है उसमें एक जो ऊंचाई वाले भाग पे होता है उसको हम बांगर कहते हैं, और एक जो नदी और उसके बेसिन के आसपास जो निचला क्षेत्र होता है उसको खादर भूमि कहा जाता है। तो इस तरीके से बांगर और खादर भूमियाँ जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं हैं। अब इसके बारे में हम अंतर यहाँ एक साथ देखेंगे, उनके बीच में हम कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से बांगर और खादर एक दूसरे से अलग हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये बांगर होते हैं वो उत्तरी में जो मैदान है गंगा यमुना का, उसके बहुत बड़े क्षेत्रफल पे फैले हुए हैं, जबकि जो खादर रीजन है वो छोटे क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, यानी केवल नदी और उसके बेसिन के आसपास फैला हुआ है, जबकि बाकी पूरे एरिया में बांगर फैला हुआ है। तो बांगर का क्षेत्रफल ज़्यादा है, खादर का क्षेत्रफल कम है। दूसरा है बांगर पुराना जलोढ़ है, यानी ऊंचाई वाले भाग पे स्थित होता है, इसलिए हर साल बाढ़ का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। जिस साल बाढ़ का पानी उस ऊंचाई वाले लेवल तक पहुँच जाता है उस साल डिपोजिशन हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल ईयर्स में बाढ़ का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए उसका हर साल रिनोवेशन नहीं हो पाता है। इसलिए कहा गया कि बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उसके कंपैरिजन में खादर मिट्टी नई जलोढ़ से बनी हुई मिट्टी है। बांगर ऊंचाई में स्थित क्षेत्र है। पहले बताया गया कि नदी से दूर जो भी ऊंचा क्षेत्र होता है वो बांगर कहलाता है। तो बांगर ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है, जबकि खादर नदी के आसपास वाला जो निचला क्षेत्र होता है वो खादर कहलाता है, जहां बाढ़ हर साल आ जाती है। चौथा अंतर है कि बांगर जो क्षेत्र होता है वहाँ हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, पहले बताए, जबकि खादर में बाढ़ का पानी हर साल पहुंच जाता है। बांगर मिट्टियाँ जो होती हैं, चूँकि उनका डिपोजिशन हर साल नहीं होता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, इसलिए कण आपस में टुकड़े टकरा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी के कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। जबकि खादर में मिट्टी के कण अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, क्योंकि वहाँ हर साल बाढ़ आती है, मिट्टी आपस में टकराती रहती है। जो पत्थर के टुकड़े होते हैं जो टूट के आते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं और वो धीरे धीरे टूट टूट के महीन होते जाते हैं। इसलिए खादर मिट्टी महीन कणों वाली मिट्टी है, जबकि बांगर मिट्टी मोटे कणों वाली मिट्टी है।
इसके अलावा मिट्टी में कंकड़ यानी जो चूने के निक्षेप होते हैं उनको कंकड़ कहते हैं। तो मिट्टी में जो बांगर मिट्टी होती है उसमें जो चूने के निक्षेप होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं, जबकि खादर मिट्टी में कंकड़ कम पाए जाते हैं, क्योंकि नदी द्वारा जो चूना होता है वो प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से खादर मिट्टी में चूने के निक्षेप यानी कि कंकड़ की मात्रा कम होती है। बांगर मिट्टी चूँकि इसमें चूने के निक्षेप ज़्यादा होते हैं, कण मोटे होते हैं, इसलिए ये थोड़ी अनुपजाऊ, इसलिए ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, यानी कि लगभग अनुपजाऊ होती है। जबकि जो खादर मिट्टियाँ होती हैं वो महीन होती हैं, उसमें चूने के निक्षेप कम होते हैं, जिसकी वजह से खादर मिट्टी उपजाऊ होती है। बांगर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो खादर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इस तरीके से हमने बांगर और खादर में यहाँ अंतर देखा। इसके बाद देखते हैं काली मिट्टी। अब काली मिट्टी की भी विशेषता पूछी जाती है, तो काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्र है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो दक्कन पठार फैला हुआ है, वहाँ पे मैप में हम देख सकते हैं ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का दक्कन पठार, इधर मालवा पठार पूरा फैला हुआ है, यहाँ सौराष्ट्र में फैला हुआ है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में यहाँ फैला हुआ है काली मिट्टी। काली मिट्टी में लोहे की प्रचुरता होती है, इसके अलावा एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने की अधिकता होती है। कमी किस चीज़ की होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जितनी भी मिट्टियाँ भारत में होती हैं उन सभी मिट्टियों में एक ही चीज़ की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसलिए ये पॉइंट याद करना बहुत ही इजी है कि कोई भी मिट्टी हो उसमें कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की ही होगी। अब काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल है कपास, सबसे इम्पॉर्टेंट फसल है कपास। उसके अलावा केला और गन्ने की फसल भी उगाई जाती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी की विशेषता क्या होती है कि जब ये मिट्टी, चूँकि इसके कण बहुत फाइन होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, इसलिए जब ये गीली होती है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, और जैसे ये सूखती है इसमें बहुत सारी दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो वायुमंडल की गैसें होती हैं वो ईज़िली इस मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि जुताई का जो उद्देश्य होता है, कोई भी खेत की जुताई का उद्देश्य होता है कि वायुमंडल की जो गैसें होती हैं, जो वायु होती है, वो मिट्टी में ईज़िली चली जाए, यानी मिट्टी इतनी पोरस हो जाए, इतनी खोखली हो जाए कि उसमें वायुमंडल की जो गैसें हैं, जो वायु है, वो ईज़िली उसमें एंटर कर जाए। और ये मिट्टी ऐसी है कि सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो वायुमंडल की गैसें और वायु ईज़िली इसमें एंटर कर जाती हैं, जिसकी वजह से इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। यानी कि इसमें जुताई करके गैसों को मिक्स नहीं करना होता है, बल्कि ये अपने आप इसमें दरारें पड़ जाती हैं और वहीं से इसमें गैसें मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा महीन होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसका रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग ब्लैक होता है, काला होता है। इसके अलावा हम देखते हैं लाल पीली मिट्टी। यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं किस तरीके से इसका रंग लाल है और कुछ क्षेत्रों में इसका रंग पीला है, इसको कहते हैं लाल पीली मिट्टी। अब लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है कि दक्कन पठार का जो दक्षिणी और पूर्वी भाग है, जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। यहाँ पे दक्कन का पठार था जहाँ पे काली मिट्टी का क्षेत्र था पूरा। उस काली मिट्टी के क्षेत्र के पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो दक्कन पठार के दक्षिणी और पूर्वी भाग में जो भी कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे इस तरह की मिट्टी का यानी लाल पीली मिट्टी का विकास होता है। इसमें प्रचुरता किस चीज़ की होती है? लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक और पोटाश की प्रचुरता होती है, यानी कि उसमें अधिकता होती है लोहे की, एल्यूमिनियम, जिंक और पोटाश की। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, अगेन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है।
उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं, तो इसमें मोटे अनाज, दलहन, तिलहन उगाए जाते हैं। अब विशेषता देखते हैं तो इसका रंग लाल होता है क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है और जल योजित होने यानी कि पानी के सोखने की वजह से इसका रंग पीला हो जाता है। जल योजित होने का मतलब है पानी को सोख के फूल जाना। तो पानी को सोख के फूल जाने की वजह से इसका रंग कहीं कहीं पीला होता है। यानी एक तो ये मिट्टी ऐसे भागों में पाई जाती है जहाँ कम वर्षा होती है। अब कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी जहाँ भी थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है वहाँ पानी मिक्स होने के कारण ये मिट्टी फूल जाती है। फूलने की वजह से इसका रंग पीला हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं लाल पीली मिट्टी। इसमें अम्लीय बहुत ज़्यादा अम्लीय होती है ये मिट्टी, यानी कि इसका पीएच वैल्यू 7 से नीचे होता है। बहुत ज़्यादा अम्लीय होने की वजह से ये मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती है, बहुत कम उपजाऊ होती है। इसलिए इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए इसमें चूना डाला जाता है। चूने का प्रयोग करके इसमें फसलों को उगाया जाता है ताकि इसकी उर्वरता बनी रहे। इसके नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट का अर्थ है ईंट। लेटेराइट ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट, यानी कि ये मिट्टी ईंट के कलर की होती है। या यूँ कहें कि इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है ईंट बनाने में। अब देखते हैं लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है, तो पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी भागों में पाया जाता है। यहाँ मैप में देख सकते हैं ये पूरा पश्चिमी घाट, उसके अलावा उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, और इधर उत्तरी पूर्वी भारत में। इसके अलावा जो मालवा पठार है उसके पश्चिमी भाग में भी कुछ लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। प्रचुरता यानी अधिकता इसमें किस चीज़ की होती है, तो इसमें भी लोहा, पोटाश, एल्यूमिनियम और जिंक की अधिकता होती है। कमी किस चीज़ की होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। यहाँ अगेन हम देखते हैं कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। इसके अलावा इसमें चाय, कॉफ़ी, मसाले और काजू का उत्पादन किया जाता है। यानी ये मिट्टी काजू, चाय, कॉफ़ी और मसालों के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। अब इसकी विशेषता क्या होती है कि चूँकि इस मिट्टी का निर्माण गर्म और शुष्क जलवायु गर्म और नमी युक्त जलवायु में होता है। यानी कि जो उष्णार्द्र जलवायु होती है, हॉट और जो भी नमी लिए हुए जलवायु है, ऐसी जलवायु में इस मिट्टी का निर्माण होता है। मॉइस्चर के साथ इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अलावा जहाँ भी अधिक वर्षा होती है वहाँ लीचिंग प्रोसेस होती है। लीचिंग प्रोसेस में ऊपर से जो चूना है और जो भी खनिज तत्व हैं वो हट जाते हैं, जिसकी वजह से ये मिट्टी थोड़ी अनुपजाऊ हो जाती है। ये मिट्टी सूखने पे ईंट की तरह कठोर हो जाती है, इसीलिए इस मिट्टी से बहुत ज़्यादा ईंट का निर्माण किया जाता है। यानी कि ये मिट्टी ईंट के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चूँकि इसमें से चूना और ऊपर से जो भी तत्व हैं, पोषक तत्व, वो निछालन लीचिंग की क्रिया के कारण निकल जाते हैं और नीचे से जो अम्लीय तत्व होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इसकी पीएच वैल्यू 6 से भी कम हो जाती है। यानी 7 पे तो न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे आने पे एसिडिक हो जाता है और ये मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से भी कम होता है। तो इसलिए ये मिट्टी बहुत ही कम उपजाऊ रहती है। लेकिन इस कम उपजाऊ मिट्टी में भी सबसे अधिक चाय, कॉफ़ी और काजू का उत्पादन किया जाता है और कहीं कहीं पे मसालों का उत्पादन भी इस मिट्टी में किया जाता है। इसके अलावा आते हैं हम मरुस्थलीय मिट्टी, एरिड सॉइल कहाँ पे पाया जाता है ये देख लेते हैं। तो इस मिट्टी का जो क्षेत्र है वो राजस्थान है। भारत में राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में एरिड सॉइल पाया जाता है जिसमें बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें अधिकता किस तत्व की होती है, तो लोहा और चूने की अधिकता पाई जाती है। कमी अगेन यहाँ हम देखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसके अलावा इस मिट्टी में नमी की भी कमी होती है, यानी मॉइस्चर इस मिट्टी में नहीं पाया जाता है, कम पाया जाता है, क्योंकि ये कम वर्षा वाले भारत के जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये मिट्टी
पाई जा रही है। अब इस कम वर्षा वाले क्षेत्र में जहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ज्वार बाजरा जैसे जो मोटे अनाज होते हैं, जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, जो ज़्यादा तापमान को भी सहने की क्षमता रखते हैं, ऐसे मोटे अनाजों का उत्पादन इस मिट्टी में होता है। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या होती है कि इसका रंग लाल से भूरा होता है, यानी कि इसका ब्राउन कलर होता है, कहीं डार्क ब्राउन, कहीं लाइट ब्राउन। इसके अलावा ये मिट्टी रेतीली होती है, यानी रेत होते हैं, यानी कण जो होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, रेत की तरह, सैंड की तरह। और इसके अतिरिक्त इस मिट्टी में लवण पाए जाते हैं, यानी कि नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कई क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि झील होते हैं, वहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, इस तरीके की मरुस्थलीय मिट्टी ऐसे क्षेत्रों में, उससे जल को वाष्पीकृत कर दिया जाता है, इवेपोरेट करके, और जो नीचे नमक बच जाता है उस नमक को खाने के नमक के रूप में हम यूज़ करते हैं, या उसको और शुद्ध करके हम खाने का नमक बनाते हैं। अब देखते हैं वन या पर्वतीय मिट्टी, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल कहाँ पाया जाता है। तो ये जो मिट्टियाँ होती हैं वो अधिकतर जो भारत का उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है, खास करके जो हिमालयन रीजन होता है, ऐसे क्षेत्रों में फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है, यानी वन मृदा या पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इसमें अधिकता किस चीज़ की होती है? तो यही एक ऐसी मिट्टी है भारत में जिसमें ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। बाकी भारत की सारी मिट्टियों में ह्यूमस की कमी होती है, जबकि वन मृदा में ह्यूमस की अधिकता होती है, और वो भी घाटी वाले क्षेत्र में ह्यूमस की अधिकता होती है। जो ऊपरी जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो टॉप पर्वत का जो पीक एरिया है, वहाँ पे ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो घाटी वाला एरिया है वहाँ पे ह्यूमस की अधिकता होती है। इसके अलावा कमी किस चीज़ की होती है? तो पोटाश, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है ऐसी मिट्टी में। अब यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सेब सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, खास करके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, यानी ये वाला जो एरिया है, यहाँ सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इस एरिया में, यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला जो क्षेत्र है, वहाँ चाय और कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, और उसके अलावा मसालों का भी उत्पादन किया जाता है। विशेषता क्या होती है कि पर्वत के जो ऊपरी भाग है वहाँ पे मोटे कण पाए जाते हैं, और घाटी वाले क्षेत्रों में महीन कण वाले दोमट और सिल्टदार मिट्टी पाई जाती है। इसलिए जो पर्वत का ऊपरी भाग है वहाँ पे मिट्टी अनुपजाऊ होती है, और घाटी वाले क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ होती है। और घाटी में मिट्टी उपजाऊ होने का एक और कारण है कि घाटी वाले जो मिट्टी है, घाटी में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें ह्यूमस अधिक होता है, जबकि पर्वत का ऊपरी भाग में जो ढाल पे मिट्टी है उसमें ह्यूमस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो मिट्टी अनुपजाऊ होती है, और मोटे कण भी होते हैं, इसलिए भी वो अनुपजाऊ होती है। इसके अतिरिक्त ये मिट्टी अम्लीय होती है, यानी इसका पीएच वैल्यू 7 से नीचे होता है। पर्वतीय ढालों पर जो भी मिट्टी निर्मित होती है वो पतली परतों के रूप में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ मिट्टी का जमाव सही से नहीं हो पाता है, और चूँकि नई बनी होती है, क्योंकि जो भी इरोजन या वेदरिंग की क्रिया होती है वो पर्वत के टॉप से होती है, और वहीं से नदियाँ इसको पत्थरों को लेके आगे बढ़ती हैं। तो जो पर्वत का जो ढाल वाला एरिया है वहाँ पे अभी इनके टूटने फूटने का प्रोसेस बहुत लंबा हो नहीं पाता है, इसलिए वहाँ पे मोटे मोटे कण पाए जाते हैं, जबकि घाटी तक आते आते काफ़ी इसमें टूटने फूटने की क्रिया संपन्न हो जाती है। इस वजह से जो घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पे महीन कणों वाली मिट्टी पाई जाती है, और चूँकि घाटी में जमाव अधिक हो जाता है, इस वजह से घाटी में जो मिट्टी है उसकी परतें मोटी होती हैं, जबकि पर्वत के ढाल पे मिट्टी की परत पतली होती है और मिट्टी नई होती है, मोटे कणों वाली होती है। इसीलिए पर्वत का जो ढाल वाला एरिया है वहाँ पे अनुपजाऊ मिट्टी और घाटी वाले क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखते हैं मृदा अपरदन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉइल इरोजन। तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल इरोजन होता क्या है। तो मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसका एनी हाउ कट के वहाँ से हट जाना, दूसरे प्लेस पे चले जाना, यानी मिट्टी की ऊपरी परत का कट जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। अब ये परत जो कटती है वो मोस्टली जल और वायु, ये दो एजेंट ऐसे हैं इरोजन एजेंट जो
ऊपरी परत को हटा देते हैं, यानी इरोज़न के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। मानवीय कारक जैसे वनों का विनाश करना यानी डिफॉरेस्टेशन, या खनन माइनिंग करना, या अति पशुचारण, या अविवेकपूर्ण जो कृषि पद्धतियां हैं, यानी कि जिधर ढाल है उसी साइड में उसकी जुताई कर देना। तो इस तरीके से जो कुछ चीज़ें हैं, जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, उनकी वजह से ये मृदा अपरदन और तेज हो जाता है। यानी कि मृदा का निर्माण और अपरदन की क्रिया तो साथ चलते हैं, और अगर नेचुरली अगर अपरदन होता है तो वो निर्माण और अपरदन संतुलित रहते हैं। लेकिन जहाँ भी मानवीय क्रियाएं इसमें इंक्लूड हो जाती हैं और मृदा के अपरदन में हेल्प करती हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो स्वतः को बैलेंस करने की जो कैपेसिटी होती है प्रकृति की, वो फिर क्षीण होने लगती है, ख़त्म होने लगती है या कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी का अपरदन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि कितने टाइप की होती है सॉइल इरोज़न। तो सॉइल इरोज़न दो टाइप का होता है। एक होता है शीट इरोज़न या चादर अपरदन, या जिसको हम कहते हैं परतदार अपरदन, यानी कि मिट्टी की जब ऊपरी परत पूरी हट जाए तो उसको हम कहते हैं चादर अपरदन। किसी भी क्षेत्र में जब भी बाढ़ का पानी आता है तो उस बाढ़ के पानी से जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो उसमें घुल जाती है और पानी के साथ ही वो बह जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी की जो ऊपर की एक परत होती है वो पूरी की पूरी परत जल के साथ बह जाती है, और इसी को चादर अपरदन या परत अपरदन या शीट इरोज़न के नाम से जाना जाता है। दूसरा टाइप है अवनलिका अपरदन या गली इरोज़न। जब मेन जो नदी होती है और उसकी जो सहायक नदियां होती हैं वो नीचे की तरफ अपरदन करती हैं, यानी साइड में अपरदन ना करके जहां से बहती हैं अपने मार्ग में नीचे की तरफ कटाव करती हैं। इस नीचे की तरफ कटाव करने की वजह से जो कटाव होता है देख के ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कई सारी नालियाँ बन गई हैं, जिसको हम कहते हैं अवनलिका। कई सारी गहरी गहरी नालियाँ या वाहिकाएँ बन जाती हैं, जिसको हम गली कहते हैं या अवनलिका कहते हैं। जहाँ भी इस अवनलिका अपरदन के कारण कटाव हुआ है वहाँ भूमि बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। ऐसी भूमि में हम खेती नहीं कर सकते हैं या उसकी जुताई नहीं कर सकते हैं मेनली। तो ऐसी ऊबड़ खाबड़ भूमि जहाँ पे जुताई नहीं की जा सकती है उसको उत्खात भूमि बैड लैंड कहते हैं। यहाँ हम पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से ऊबड़ खाबड़ ज़मीन बन गई है इस अवनलिका अपरदन की वजह से, गली इरोज़न की वजह से। तो ऐसी भूमि को उत्खात भूमि या बैड लैंड टोपोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके की भूमि सबसे ज़्यादा भारत में चंबल बेसिन यानी चंबल नदी का जो बेसिन है वहाँ पे पाया जाता है, और चंबल नदी के बेसिन में इसको रेवाइन के नाम से जाना जाता है, खड्ड के नाम से जाना जाता है इस बैड लैंड टोपोग्राफी को। अब हम देखते हैं सॉइल अपरदन जो भी हो रहा है, सॉइल इरोज़न, उसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय हैं, हम कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं उसको कंजर्व करने के लिए सॉइल को। सबसे पहला है समुच्च रेखीय जुताई या कंटूर प्लॉगिंग। अब यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि जिस तरीके से कॉन्टूर लाइन मैप पे खींची गई होती है उसी तरीके से यहाँ जुताई हुई है, यानी एक ऊंचाई वाले जो धरातलीय क्षेत्र हैं वहाँ पे जुताई एक तरीके से, यानी अगर हम मैप पे देखें तो ये ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई एक जैसी है, और इसको मिलाते हुए जो हम जुताई किए इस तरीके से मिलाते हुए, समान ऊंचाई को मिलाते हुए हम जुताई कर रहे हैं, तो वो कंटूर फार्मिंग कहलाता है, समुच्च रेखीय जुताई। ये हल्के ढाल वाली भूमि पे की जाती है। जो समुच्च रेखा यानी समान ऊंचाई को मिलाने वाला जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, उसको समुच्च रेखा कहते हैं। तो जहाँ जहाँ भी समान ऊंचाई है उसको मिलाते हुए रेखा खींचते हैं और उसी के समानांतर हम हल चलाते हैं, जिसके कारण जो ढाल के साथ मिट्टी का बहाव था, अब यहाँ ढाल के साथ जो मिट्टी का अगर बहाव होता है अगर, तो ये इसमें आके इस कंटूर्स में आके जो मिट्टी कट रही है वो फंस जाती है और सीधे सीधे ढाल के साथ बह नहीं पाती है, जिसकी वजह से हल्के ढाल पे कंटूर फार्मिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर्स हो जाता है सॉइल कंजर्वेशन के लिए, और मिट्टी हमारी कटने से बच जाती है। दूसरा हमारा मेजर्स है सीढ़ीदार कृषि, जिसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग।
यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं किस तरीके से सीढ़ियों का निर्माण किया गया है, किस तरीके से खेतों का निर्माण एकदम सीढ़ी की तरह किया गया है। तो इस तरीके से जो सीढ़ीदार खेती होती है वो अक्सर करके जो स्टीप स्लोप होते हैं, जो तेज़ ढाल वाली भूमियाँ होती हैं, ऐसी भूमि में हम सीढ़ीदार खेती करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, जिसकी वजह से पानी से जो सीधे एकदम बहता हुआ मिट्टी चला जाता है, जाने की संभावना हो जाती है, वो इन सीढ़ियों से रुक रुक के जब जाती है तो मिट्टी का जो कटाव होता है वो कम हो जाता है, उसका रेट कम हो जाता है। इस तरीके का जो कृषि का जो मेजर्स है वो जो हिमालयन क्षेत्र है, पश्चिमी और मध्य हिमालय, वहाँ पे इस तरीके का बहुत अधिक विकसित है फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग हिमालयन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित है। इसके अलावा हमारा तीसरा मेजर्स है पट्टी कृषि, या इसको कहते हैं स्ट्रिप फार्मिंग, जिसमें फसलों के बीच बीच में घास की पतली पतली पट्टियाँ बना दी जाती हैं। ये भी हल्के ढाल वाली भूमि पे इस तरीके की कृषि की जाती है, जिसमें जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनको पतली पतली पट्टियों में बांट दिया जाता है और फसलों के बीच में ही घास की पट्टी उगाई जाती है। यानी ये जो एरिया है उसमें फसल उगाई जाएगी और बीच में घास की पट्टी होगी, फिर ये एरिया और इसमें बीच में घास की पट्टी होगी। इस तरीके से बीच बीच में जब घास की पट्टियाँ बना दी जाती हैं तो ऐसी घास की पट्टियों को हम कहते हैं स्ट्रिप फार्मिंग। इस तरीके की कृषि कर्नाटक के जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में इस तरीके की कृषि विकसित की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है रक्षक मेखला, या जिसको हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। इसमें क्या किया जाता है कि बीच बीच में, खेतों के बीच बीच में पेड़ों की पूरी श्रृंखला लगा दी जाती है, और पेड़ों की श्रृंखला लगाने की वजह से जो वायु के द्वारा जो इरोज़न हो रहा था, मिट्टी कट रही थी, ऐसे क्षेत्रों में वायु से जो मिट्टी कट रही होती है वो इन पेड़ों के टकराने की वजह से हवाओं की जो गति होती है वो कम हो जाती है, रेट कम हो जाता है और मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। इस तरीके की जो रक्षक मेखला होती है उसका निर्माण करके हम भारत में जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ से वायु अपरदन के कारण जो रेत के टीले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आके जमाव हो जा रहे थे, उसको रोकने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये शेल्टर बेल्ट्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।